हेलो एवरीवन, वेलकम टू आला 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड लॉ सिलेबस एंड लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारा सेकेंड ओके ठीक है, देखिए आज का जो सेशन है, इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जामिनेशन है उसका क्या सिलेबस है। एक क्लियर आइडिया मैं आपको दे दूंगी इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो एक क्लियर आइडिया आपको मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच जो है वो रखनी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को केटर करने के लिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए जैसा मैं हमेशा ये चीज़ आई ऑलवेज से दैट हर एक एग्ज़ाम की जो अप्रोच होती है बेटा वो एकदम डिफरेंट होती है। ठीक है, भले ही कुछ सिलेबस आपके को रिलेट करे, आपके ओवरलैप करे सिलेबस जो है, बट कुछ सब्जेक्ट्स आपके ओवरलैप करे, बट एक पर्टिकुलर अप्रोच किसी भी एग्ज़ाम को केटर करने की, उसको क्लियर करने की आपकी हमेशा अलग अलग रहती है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा टॉपिक जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके की चीज़ें आपको इसमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि एक कन्फ्यूजन मेंटेन्ड है बच्चों के मन में रिगार्डिंग बीएनएस एंड आईपीसी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को केटर किया जाए। तो बीएनएस का एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। ठीक है, जहाँ पर बीएनएस का एक छोटा सा पार्ट हम लोग कवर करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। आप लोगों को ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, बट फिर से एक बार सुन लीजिए। एक चीज़ बार बार सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पर पेपर जो है आपका 2 पेपर्स रहेंगे, क्योंकि अभी भी लास्ट टाइम भी जब हमने सेशन लिया था बच्चे जो हैं पूछ रहे थे कि मैम ये अलग अलग दिन पेपर होगा या सेम डे पेपर होगा या किस तरीके से पेपर रहेगा। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट टाइम बता रहे बेटा, यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर्स रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 में आपके रहेंगे 4 चीज़ें। रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज़ मैथ्स अप टिल 10th ग्रेड, आपकी जो मैथ्स पूछी जाती है वो रहेगी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो इंग्लिश है वो रहेगा। ठीक है, तो ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं, ये रहेंगे बेटा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। सेशन के लास्ट तक आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा ये चारों चीज़ें आपकी रहेंगी यहाँ पर, ये चारों सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। आपको ये चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि बिना इन पे फोकस किए अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ लॉ पढ़ के आप ये पेपर निकाल लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पेपर क्यों ही निकालना है तो ये भी गलत अप्रोच है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एज अ फ्रेशर। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, अगर आप एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट आई एम श्योर आप किसी सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जॉब होती है ये, हाई पेइंग जॉब है। सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस हैं बेटा। देखिए प्रोफेशनल नॉलेज से आपका जो लीगल का पोर्शन है आपका, वहाँ से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतना ज़्यादा आजकल वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी, इस वजह से थोड़ी तबीयत हमारी नासाज चल रही है। चलिए 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, 200 मार्क्स का रहेगा पूरा। डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपके बेसिक वही चीज़ें जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इनइक्वालिटीज़, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए अनसीन पैसेजेस जो होते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपका बेस्ट पार्ट होता है, जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस, अपने जैसे होते हैं ना कुछ पार्ट्स, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आप श्योर शॉट वहाँ से नंबर ला सकते हो, स्कोरिंग पार्ट होते हैं। तो अनसीन पैसेज जो है बेटा, दिस इज वन ऑफ दी स्कोरिंग पैसेज। ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, डबल फिलर्स,
चैप्टर्स, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये सारे आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। DI is one of those chapters जिससे कि आप एकदम श्योर शॉट अपने नंबर जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। श्योर शॉट अपने नंबर ला सकते हैं यहाँ से। बोर्ड एंड स्ट्रीमर से क्वेश्चंस आते हैं, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस हो गया आपका, मिक्सचर्स, एलिगेशंस हो गया, एजेस एंड एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सीरीज है, तो ये सारे आपके चैप्टर्स रहेंगे यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस की बात करें बेटा तो इसमें आपका स्टैटिक एंड करंट दोनों पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका जो करंट का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। करंट का पार्ट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। लास्ट 6 मंथ्स 6 to 10 मंथ्स की आप GS जो है वो कवर कर लीजिए करंट अफेयर्स की, ठीक है। दैट विल बी मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लॉ के सिलेबस की, तो देखिए बेटा लॉ के सिलेबस की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, IPC CRPC एविडेंस की जगह हमारे जो न्यू लॉज हैं, ठीक है, न्यू लॉज जो है वो हम कवर करेंगे। पुराने वाले लॉज कवर नहीं करेंगे, हम न्यू लॉज कवर करेंगे। क्यों न्यू लॉज कवर करेंगे? क्योंकि अब आपका नया साल आ गया है, एक साल आपका 2024 जो है, 2024 में थोड़ी सी कंफ्यूजन मेंटेन थी कि पुराना पूछा जाएगा, नया पूछा जाएगा, लेकिन अब देखिए जैसे अभी आपका IBPS का भी पेपर हुआ था तो उसमें भी आपके नए लॉज ही पूछे गए थे, राइट। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें हम सिर्फ नए लॉज पे ही केटर करेंगे। अब हमको जो कंपैरेटिव स्टडी करनी थी IPC और CRPC की वो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेनली हम जो नए लॉज हैं हमारे BNS, BNSS और BSA उन्हीं पे फोकस करेंगे। CPC से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRA, लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ज़्यादातर बेटा देखिए स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन है वही पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 15-16 तक आपका इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बीच में एक प्रिजम्पशन का सेक्शन है, एंड फिर उसके बाद सेक्शन 138 से लेके आपके 4-5 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खत्म। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो लिमिटेशन में ज़्यादातर आपका जो सवाल बनेगा वो बनेगा आर्टिकल से ही। लिमिटेशन में आप जब पूरा एक्ट पढ़ लोगे उसके बाद आप बाद में देखोगे वहाँ पे आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। 137 आर्टिकल्स हैं टोटल, जहाँ पर लिमिटेशन पीरियड दे रखा है कि कितना कितना लिमिटेशन पीरियड है किसी सूट को फाइल करने का, किसी भी चीज़ को फाइल करने का पीरियड कितना है, तो वो पीरियड से ही ज़्यादातर सवाल बनते हैं, ठीक है। या फिर आपका सेक्शन 5 पूछ लिया जा सकता है, कंडोनेशन ऑफ डिले हो गया, राइट। या फिर आपके 1-2 और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पूछ लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी, कहाँ कहाँ से डिसेबिलिटी, कौन कौन सी रीजंस की वजह से डिसेबिलिटी होती है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉइस ठीक नहीं है, किसकी वॉइस ठीक नहीं है बेटा? आवाज़ मतलब आ रही, क्लियर नहीं आ रही क्या आवाज़ आप लोगों को? आवाज़ क्लियर नहीं है क्या अंजलि? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, RTI है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन है। इसके अलावा देखिए आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पूछा जाता है। और इसके अलावा आपका कोर्ट फीस एक्ट से भी सवाल बनते हैं, कोर्ट फीस एक्ट से भी आपके सवाल बनते हैं। ये सारे आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कोर्ट फीस एक्ट ऑफकोर्स आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, बट इसके अलावा आपके जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आप कॉमनली हर जगह पढ़ते हो, ठीक है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो बेटा, अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो, आप अगर किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राइट, आप अगर किसी और रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप अगर APO की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर्स, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो आप कॉमनली हर जगह आपको काम आते हैं, जो आप हर जगह पढ़ते हो, ठीक है। इस वजह से ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, या तो आपको वैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपके लेबर लॉज कुछ रहेंगे और कोल रिलेटेड लॉज रहेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, यहाँ पर जो आपके ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो एक्ट्स हैं आपके, यहाँ से आपका 60 to 70% आपका पूछा जाएगा। 70% आपका ऑफकोर्स वेरी कर सकते हैं, बट 60% तो आपका रहेगा यहीं से ही, ठीक है। 60% आपका टोटल लॉ का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, लॉ का जो आपका पेपर रहेगा ना, उसमें 60% ऑलमोस्ट यहाँ से कवर होता है। बाकी जो 40% है
बाकी जो 40% है वो आपका लेबर लॉज पूछ लिए गए, या फिर आपसे कंपनी लॉ पूछ लिया गया, या फिर आपसे जो आपके कोल रिलेटेड लॉज है वो पूछ लिए गए, माइंस और मिनरल से रिलेटेड लॉज है वो पूछ लिए गए, वो आपका 40% में कवर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बैंकिंग वाले लॉज जो आपने IBPS में पढ़े थे वो सारे लॉज आपको केटर नहीं करने हैं, वो सब लॉज आपको नहीं पढ़ने। RBI एक्ट, सरफेसी एक्ट, ठीक है, वो सब एक्ट्स आपको नहीं पढ़ना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, वो सब आपको नहीं केटर करना है। राइट, चलिए यहाँ पे देखिए आपके कुछ और एक्स्ट्रा लॉज है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स हैं आपके किससे रिलेटेड, आपके मेजरली लेबर लॉ से रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड, आपके ये सारे लॉज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंपनीज एक्ट देखिए इतना बड़ा है, लेकिन फिर से हम आपको बोलेंगे हर एक चीज़ केटर नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए एक कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। अभी जैसे एक हम सेशन भी ले रहे थे, अभी UGC का एक सेशन चल रहा था, उस पर भी एक जो क्लियर डाउट बच्चों का आ रहा था, एक वेबिनार टाइप का था। ठीक है, तो एक क्लियर डाउट बच्चों का जो बार बार आ रहा था, आई एम श्योर आप लोग भी प्रिपरेशन ही कर रहे हो, वो लोग भी एस्पिरेंट्स ही थे। ठीक है, एक डाउट रहता है बच्चों के मन में कि हर एक चीज़ कैसे कवर करी जाए। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर एक चीज़ आपको कवर करनी ही नहीं है, हर एक चीज़ आपको नहीं कवर करनी। आप हर एक चीज़ कवर करने के पीछे जाओगे ना, तो जो मेन चीज़ें हैं वो आप मिस आउट कर दोगे। ठीक है, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मतलब आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स हु यूज टू रन आफ्टर एवरीथिंग, कि मतलब कहीं कुछ छूट ना जाए, है ना। एक होता है ना, एक डर, एक खौफ रहता है कहीं कुछ छूट ना जाए। लेकिन बेटा अगर आप हर एक चीज़ के पीछे भागोगे, हर एक लॉ पढ़ने की कोशिश करोगे, जो चीज़ें आपकी शायद पूछी भी नहीं जाएंगी, आप वो भी अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे, तो फिर कोई भी आप एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ से आपके मेजॉरिटी आप नंबर जो है ले सकते हो, आप उनको क्लियर करो, आप उनको पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट रीडिंग नहीं करनी है, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे ये एग्जाम ऐसा है बेटा जो आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है चीज़ों की। ठीक है, सॉरी, तो हमें यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए चीज़ों की। हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, ये नहीं कि सिर्फ बेयर एक्ट की लाइन देखी, प्रोविजन देखा, पढ़ लिया, रट लिया, हो गया, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन डेप्थ भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, एंड कुछ केस लॉ से भी कभी कभार यहाँ पर सवाल जो है वो बन जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली सैयद जी एकदम सही बोला आपने। यहाँ पे जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रूर देखिएगा उनको। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो बेटा, हर एक एग्जाम में वो एस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आपके लिए 2024 के जो पेपर है, स्पेशली 2025 में आपके जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, आप जुडिशरी दे रहे हो, आप APO दे रहे हो, आप कोल इंडिया दे रहे हो, ठीक है, आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, अभी आपका जो सुप्रीम कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी आई है वो भी अगर आप दोगे, तो आप सारे एग्जाम्स में वो 2024 के जो केसेस हैं वो आपके लिए रेलिवेंट है। और देखिए बेस्ट पार्ट उस सेशन का ये है कि वहाँ पे आपको सिर्फ एक एक लाइन में मैंने प्रोविजन बता दिया, इतना टाइम सेविंग वो सेशन है, ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफकोर्स पूछे जाएंगे, अमेंडमेंट्स भी पूछे जाएंगे, ये तो आपका मतलब ये तो अनडाउटेडली ये चीज़ तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से तो सवाल बनता ही बनता है। तो ये सारे एक्ट्स है बेटा, ठीक है, ये सब हमको कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। ओके, अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा एक टॉपिक जो है वो भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि स्टार्ट करनी किस तरीके से है। ठीक है, शुरुआत करनी किस तरीके से है, तो हम आप लोगों के लिए BNS लेके आए हैं बेटा। नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो, ओके, हाँ नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं हम लोग के साथ ही क्यों हमेशा होता है ऐसा, बट नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। 27 को एग्जामिनेशन है, नहीं सही है, 27 के बाद आप प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली 27 को आपका पेपर है, तो आप उस पेपर पे एकदम फोकस करिए। चलिए, तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्राइम के बारे में, क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो BNS हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, जैसे आपका लॉ तो चेंज हुआ है, ये क्योंकि सवाल आया है इस वजह से हम इसका आंसर दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्रिमिनल लॉ के, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं बदले हैं। ठीक है, लॉ चेंज हुआ है,
एक्ट चेंज हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके वही रहेंगे, मेंस रिया आपका वही रहेगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी वही रहेगी, स्टेजेस ऑफ क्राइम आपके वही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपके जो केस लॉज थे, एक बच्चे ने हमसे ये भी पूछा था क्या मैम केस लॉज भी अब हमको सिर्फ नए वाले पढ़ने, पुराने वाले नहीं पढ़ने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्ट चेंज हुआ है, लॉ चेंज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो पुराने केसेस है वो इरेलीवेंट हो गए। आपके पुराने केसेस ही आपको पढ़ने हैं, वही रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए, क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बीएनएस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम सबको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्रिमिनल आपका जो बीएनएस है, ठीक है, बीएनएस जो है इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो इन्फोर्समेंट डेट है बीएनएस की 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को आपका ये जो बीएनएस है ये आया है। अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या क्राइम, जैसे आईपीसी आया आपका 1860 का आईपीसी 1862 में इन्फोर्स हुआ है, तो क्या इसके पहले कोई भी लॉ नहीं था क्राइम से रिलेटेड? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले भी, आईपीसी आने के पहले भी आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, क्राइम होते थे और वहां पर पनिशमेंट जो है वो मिलती थी। तो ऐसा नहीं है बेटा कि इसके पहले कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी आया है आपका फर्स्ट लॉ कमीशन से। फर्स्ट लॉ कमीशन जिसके चेयरमैन थे कौन? मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन एकदम करेक्ट, अंजलि निहारिका एकदम करेक्ट। देखिए, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन कौन थे? मैकॉले, ठीक है। मैकॉले वाज द चेयरमैन ओवर हियर एंड फर्स्ट लॉ कमीशन था हमारा 1834 का। यहां से आपका ये पर्टिकुलर आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है ये आया है। और जो इंडियन पीनल कोड है ये आया क्यों है, मतलब कि इसका जो बेसिस है, ये एक सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। जो मैक्सिम्स है बेटा, मैक्सिम्स हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डॉक्ट्रिन्स हो गई, मैक्सिम्स हो गई, ये इनको हमेशा फोकस में रखना। तो एक मैक्सिम है, इस मैक्सिम को हम आपको बताते हैं। इस मैक्सिम की वजह से ये एक मैक्सिम है। इस मैक्सिम ने क्या दिया है? इस मैक्सिम ने दिया है बेसिस टू दी क्रिमिनल लॉ। लॉर्ड मैकॉले एकदम करेक्ट। चलिए, तो इस मैक्सिम ने दिया है बेसिस टू दी क्रिमिनल लॉ। नुल्लम क्रिमिने साइन लगे, नुल्लम पोइने साइन लगे, ठीक है। नुल्लम क्रिमिने साइन लगे, क्रिमिने साइन लगे, देन है हमारा नुल्लम पोइने साइन लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इस पर्टिकुलर मैक्सिम का मतलब ये होता है कि जब तक किसी भी क्राइम को, किसी भी अपराध को, जब तक उसकी पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है, जब तक उसकी सज़ा, जब तक कि वो जो भी अपराध है वो आपका दिया नहीं है, तब तक उसकी सज़ा, उसका कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जब तक कोई भी अपराध आपका एक्सक्लूसिवली दे नहीं रखा है, तब तक उस अपराध की जो पनिशमेंट है वो नहीं दी जाएगी। ये होता है इसका मेजर मीनिंग। साइन पनिशमेंट फॉर क्राइम, पनिशमेंट के लिए, एग्जैक्टली निहारिका आपने एकदम सही बोला, पनिशमेंट के लिए ही आपका ये जो मैक्सिम है ये डील करता है। नुल्लम क्रिमिने साइन लगे, नुल्लम पोइने साइन लगे। यहाँ पर जब तक कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्ट को जब तक कि डिफाइन नहीं किया गया है, उस पर्टिकुलर रॉन्ग को जब तक डिफाइन नहीं किया, तब तक वो पनिशेबल नहीं होगा। सिंपल इज दैट, ये आपका ये बताता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेटा क्रिमिनल लाइबिलिटी की, क्या होता है क्राइम? क्रिमिनल ऑफेंस इज ओनली committed when an act which is forbidden by law is done voluntarily। कोई भी एक्ट जो कि क्या है? forbidden by law है, forbidden by law है, और वो आप voluntarily कर रहे हो। voluntarily कर रहे हो मतलब कि guilty intent से कर रहे हो, मेंस रिया से कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? क्रिमिनल एक्ट कहलाता है। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है क्या? एक्टस रियस एंड मेंस रिया। देखिए, एक्टस रियस और मेंस रिया पे आने से पहले बेटा हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे। वो चीज़ ये है कि जब क्राइम होता है, क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे डिसाइड होगा? एक क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा 4 एलिमेंट से। क्राइम के 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? सबसे पहला एलिमेंट ये है कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जिसके अगेंस्ट आप क्राइम कर रहे हो वो एक इंसान होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। आप पहले क्या होता था?
एंशियंट टाइम्स में अगर आपने पत्थर को मार दिया, ठीक है, अगर आपने पत्थर को मार दिया तो वहां पे भी पनिशमेंट हो जाती थी। एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, वहां पे भी पनिशमेंट हो जाती थी। लेकिन अब के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या है, ये जो आपका क्रिमिनल लॉ आया उसके बाद से क्या है, अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म कर रहे हो तभी आपकी लायबिलिटी होगी। सो द फर्स्ट एसेंशियल इज योर ह्यूमन बीइंग, सेकेंड एसेंशियल इज योर एक्टस रियस, एंड द थर्ड एसेंशियल इज योर मेंस रिया, फोर्थ एसेंशियल इज योर इंजरी। फोर्थ एसेंशियल इज योर इंजरी, कि आपने जो हार्म किया है, आपने जो भी हार्म किया है यहां पर, इससे कोई इंजरी हुई है, ठीक है, इससे कोई इंजरी हुई है। अब इंजरी अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 44 में, इंजरी अब डिफाइंड है सेक्शन नंबर 44 में, जो कि अब सेक्शन नंबर 2 ऑफ बीएनएस में डिफाइन करी गई है, ठीक है। तो इंजरी की डेफिनेशन ये कहती है, इंजरी का मतलब ये नहीं है कि यहां से आराम से खून वून निकल रहा है, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, चोट लग गई, ये सब नहीं, वो तो है ही है। बॉडी, इंजरी अगेंस्ट बॉडी तो है ही है, इसके अलावा बॉडी, प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉडी है, प्रॉपर्टी है, रेपुटेशन है, और क्या है, माइंड है, ठीक है। तो बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, माइंड, इन चारों में अगर आप इंजरी कॉज कर रहे हो, इन चारों को अगर आप अफेक्ट कर रहे हो तो आप यहां पे लायबल होगे, ठीक है। रेपुटेशन, रेपुटेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, डिफेमेशन। डिफेमेशन सेक्शन 499 जो था आईपीसी का, डिफेमेशन के बारे में बात करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये चार आपके मेन एलिमेंट्स हैं। अब हमने बात करी एक्टस रियस की और मेंस रिया की। एक्टस रियस और मेंस रिया कहां से आते हैं, ये आते हैं इस पर्टिकुलर मैक्सिम से। ये मैक्सिम जो कि आई है कॉमन लॉ से, ठीक है। इस मैक्सिम का नाम क्या है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एक्ट किया है बिना किसी इंटेंट के तो वो एक्ट आपका पनिशेबल नहीं होगा। एक्ट के साथ साथ क्या चाहिए हमको, एक रॉन्गफुल इंटेंट, एक गिल्टी इंटेंट भी चाहिए। तो एक एक्ट प्लस एक गिल्टी इंटेंट अगर है साथ में, तभी वो आपका एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीनल लायबिलिटी इज actus non facitrium nisi mensitria, that is the act itself is not criminal unless accompanied by a guilty mind। गिल्टी माइंड होना यहां पर जरूरी है, ठीक है, गिल्टी माइंड होना यहां पर जरूरी है। इंटेंशन एकदम, ये बेटा इंटेंशन प्रिपरेशन जो आप बता रहे हो बेटा, ये आपके स्टेजेस में आ जाएंगे। स्टेजेस ऑफ क्राइम, अभी हम स्टेजेस ऑफ क्राइम भी बताएंगे, उसमें आपका है इंटेंशन, प्रिपरेशन, ये सारी चीजें जो है वो सब हम आपको वहां पर बताएंगे। चलिए, तो ये सारे आपके मेन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंस रिया कब कब एसेंशियल नहीं होता है। हमने अभी आपको बताया कि मेंस रिया होना जरूरी है। अब मेंस रिया की अच्छा अगर बात करते हैं बेटा, तो मेंस रिया एक्सक्लूसिवली आपका आईपीसी में या फिर बीएनएस में मेंशन नहीं है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि कहीं भी आप पूरा बीएनएस भी छान मारो, कहीं पर भी मेंस रिया टर्म नहीं यूज हुआ है। लेकिन उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है वो यूज हुए हैं। अलग अलग फॉर्म्स किस प्रकार के, मतलब क्या है, आपका गिल्टी माइंड जो है वो यूज हुआ है, आपका वहां पर वॉलंटरली यूज हुआ है, इंटेंशन यूज हुआ है, नॉलेज यूज हुआ है, ठीक है, नेग्लिजेंटली यूज हुआ है। तो ये सब जो आपके टर्म्स हैं, ये टर्म्स बता रहे हैं क्या, गिल्टी माइंड बता रहे हैं। ये टर्म्स जो है आपके, ये टर्म्स बताते हैं गिल्टी माइंड। ओके, मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल इन दीज पर्टिकुलर ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जहां पर अगर मेंस रिया नहीं है तब भी आप पनिशेबल होगे। अगर मेंस रिया नहीं है तब भी आप पनिशेबल होगे वहां पे। फॉर इंस्टेंस वेजिंग वॉर, सेडिशन, किडनैपिंग, काउंटरफीटिंग, ये कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर अगर इंटेंशन नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई गिल्टी इंटेंट नहीं था बेटा, तब भी आप पनिशेबल होगे वहां पर, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑफेंसेस तो लिखे, इसके अलावा बाइगमी हो गया। बाइगमी में भी अगर आपका इंटेंशन नहीं था तब भी आप वहां पे पनिशेबल होते हो। आप जैसे ही दूसरी शादी करके लाओगे, ठीक है, आपकी पहली शादी जो है वो एग्जिस्टिंग है, वैलिड शादी है, एग्जिस्टिंग है, अभी भी सबसिस्ट कर रही है, जीवित है पत्नी या पति, और आप दूसरा विवाह करके आ गए वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, बाइगमी का ऑफेंस हो जाएगा। 494, 495 आईपीसी जो है वहां पे वो पनिशेबल है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम की जब हम बात करते हैं, हमारे 4 मेजर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज, हाँ जी निहारिका, एकदम सही बोला आपने।
सबसे पहला स्टेज है हमारा इंटेंशन, ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन, उसके बाद है अटेम्प्ट एंड लास्ट में आता है एक्ट। सबसे पहला क्या है? इंटेंशन है। आप अपने माइंड में क्या क्रिएट करते हो? इंटेंशन क्रिएट करते हो कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए। आपने इंटेंशन क्रिएट किया, वहां तक मामला सब बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं होगी वहां पर। जनरल रूल बता रहे हैं, ठीक है, जनरल रूल बता रहे हैं बेटा, यहां पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आपने कोई इंटेंशन जो है वो क्रिएट किया है तो। इंटेंट से कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, एक्सेप्ट सर्टेन आपके एक्सेप्शंस आपको देखिए डेफिनेटली मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले जो सेडिशन था, सेडिशन हो गया, ठीक है, पहले आपका आईपीसी में था। डकैती हो गया, डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो कि आपका हर एक स्टेज में पनिशेबल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा एक ऑफेंस है जो कि हर एक स्टेज में पनिशेबल है, राइट? तो डकैती जो है वो आपका हर एक स्टेज में पनिशेबल है। इसके बाद इंटेंशन टू वेज वॉर, ये सारे कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पर अगर इंटेंशन जो है, इंटेंशन के स्टेज पे भी, इंटेंशन के स्टेज पे भी अगर सिर्फ इंटेंट है, ठीक है, ये सारे क्राइम करने का, तब भी आप पनिशेबल होगे, राइट? तो सबसे पहला स्टेज आता है हमारा इंटेंशन। जनरल रूल ये कहता है कि इंटेंशन के स्टेज पे कोई भी क्राइम नहीं है, ठीक है, इंटेंट कोई भी इंटेंट है वो पनिशेबल नहीं होती। दूसरा स्टेज आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के स्टेज पे भी आप पनिशेबल नहीं होगे। अगर मान लीजिए आपने इंटेंट किया कोई गलत काम करने का, ठीक है, आपका इंटेंट है बगल वाले का घर जलाने का, मान लीजिए आपका इंटेंशन है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप जो भी सामग्री है आप सामग्री लेके आए, जो भी सामान आपको लेना है आप सामान लेके आए, ठीक है, घर जलाने के लिए जो भी सामान जरूरी होता है वो सब आपने प्रिपरेशन करी। आपने प्रिपरेशन करी, वहां तक भी बेटा, वहां तक भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक, राइट? टू टेक अ स्टेप बैक, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू कि आप एक स्टेप पीछे ले सकते हो, ठीक है? तो इस वजह से कभी भी इंटेंशन और प्रिपरेशन के स्टेज पे कभी भी पनिशमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जलाने की बात बताई, ठीक है, बगल वाले का घर जलाना है, आप आग वाग जलाने के लिए आप जो भी चीजें लगती हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह लगा या फिर आप केरोसिन वगैरह आप लेके आए, ठीक है, माचिस लेके आए, जो भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजी चीजें लेके आ रही हैं वो सब आप लेके आए। अब आप बोल दो यहाँ पर, अब आपके पास रीजन ये है कि अब मेरे को तो अपने घर में आग जलानी है, मैं इसलिए सामान लेके आया हूँ, ठीक है? तो कभी भी प्रिपरेशन के स्टेज पे, इंटेंशन के स्टेज पे कभी भी पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है? वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है। आप किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी एक्ट को करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नो ऑफेंस नो पनिशमेंट, राइट? चलिए दूसरी चीज अब हम आपको बताएं, यहां पर एक्सेप्शंस बेटा यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट, तीसरा हमारा जो स्टेज आता है वो आता है अटेम्प्ट का, ठीक है? आपने इंटेंट किया, इंटेंशन क्या था? घर जलाना है बगल वाले का। प्रिपरेशन क्या था? आपने सब जितनी भी चीजें हैं वो सब आपने इकट्ठा कर ली, राइट? जो भी चीजें करनी है आपको वो सब आपने कर ली। अब आप एक स्टेप अहेड ले रहे हो, अब आप प्रिपरेशन के आगे बढ़ रहे हो। आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ोगे आप माचिस जला के आपको छोड़ना है, ठीक है? आपने जैसे ही माचिस जला के छोड़ी, आपने तेल डाल दिया, जो भी डालना था वो डाल दिया, और फिर आपने जैसे ही माचिस जला के छोड़ दिया, वो हो गया अटेम्प्ट। अब वो माचिस अगर उसमें लग गई और आग वहां पे लग गई, आपका हो जाएगा एक्ट। अगर माचिस लग गई लेकिन मान लीजिए नहीं जला, ठीक है, घर नहीं जला, फायर बर्न आउट नहीं हुई, ठीक है, बारिश हो गई या XYZ कोई भी रीजन की वजह से वो आग नहीं लग पाई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अटेम्प्ट। समझ में आया बेटा? देखिए, अगर एक्ट हो गया, आपने अपनी तरफ से किया, अब मान लीजिए किसी को मारना है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मारना है। देखिए अटेम्प्ट और एक्ट में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? अगर मान लीजिए ए को शूट करना है बी को, ए ने गन चलाई, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट जो है वो ऐसे गन चलाई, जैसे ही गोली निकली उसने जैसे ट्रिगर पुल किया, ये क्या हो गया? हमारा अटेम्प्ट हो गया, ठीक है? अब गोली निकली, दो सिचुएशंस है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो गोली सीधे बी को लगेगी या फिर बी को नहीं लगेगी, ठीक है? अगर गोली बी को लगी,
अगर गोली बी को लगी, बी की डेथ होती है नहीं होती है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर गोली बी को लगी वो क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर बी जो है वो अगर गोली बी को नहीं लगी तो हम क्या मानेंगे, अटेम्प्ट मानेंगे। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर बी को गोली लग जाती है, ठीक है, और उसकी डेथ नहीं होती है, तो किसी और चीज के लिए उनको पनिशेबल किया जा सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी उनको पनिशेबल किया जा सकता है, राइट। अगर डिजायर्ड एक्ट जो है वो एक्ट हो गया, मैम ओनली द नेम हैज बीन चेंज्ड, किस चीज की बात कर रहे हो बेटा आप अनिल, ओनली द नेम हैज बीन चेंज्ड? अगर आप आईपीसी और बीएनएस की बात कर रहे हो तो नेम चेंज हुआ है, उसके साथ साथ सेक्शंस भी सारे ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो मेन दिक्कत तो हम लोग को सेक्शंस याद करने में ही आती है, तो सेक्शंस मेजरली ऊपर नीचे हो गए। चलिए, तो आप लोग समझ गए ना अटेम्प्ट क्या है और आपका एक्ट क्या है। अटेम्प्ट मतलब कि आपने एक्ट को के फर्दरेंस में आपने कुछ किया, ठीक है, जो एक्ट है उसके फर्दरेंस में आपने कुछ किया, लेकिन ड्यू टू सर्टेन अनफोर्सेबल चीज, ड्यू टू सर्टेन अनफोर्सेबल सर्कमस्टांस वो एक्ट पूरा नहीं हो पाया। डेथ कॉज करनी थी, वो डेथ पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। उनको मान लीजिए किसी और को लग गई गोली, किसी और को लग गई, या फिर पेड़ से टकरा गई, या फिर उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, अटेम्प्ट में आएंगी। ये सारी चीजें आपकी अटेम्प्ट में आएंगी, राइट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा अटेम्प्ट। अच्छा, अटेम्प्ट में भी आपके बहुत सारे केसेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केसेस अगर आप देखोगे तो आपका मोहम्मद यूसुफ का केस है, यहाँ पर जस्टिस सरकारिया थे इसमें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभयानंद मिश्रा जी का लैंडमार्क केस है, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है हमारा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा। इसके बाद आपका लास्ट जो स्टेज होता है ये होता है एक्ट का। पूरे एक्ट पे तो आपका पूरा बीएनएस ही बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे इनकोइट ऑफेंसेस। देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स ये सब डिटेल में हम लोग क्लास में बात करेंगे, बस मैं आपको इतना बता दूं कि इनकोइट ऑफेंसेस होते कौन से हैं। इनकोइट ऑफेंसेस का मतलब ये होता है जो आपके इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो ऑफेंसेस अभी पूरे नहीं हुए हैं, जो ऑफेंसेस पूरे नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं। आप अगर बीएनएस में देखोगे बेटा, इनकोइट ऑफेंसेस एक जगह सारे इनकोइट ऑफेंसेस के बारे में बात करिए, ठीक है। चलो, इनकोइट ऑफेंसेस मतलब क्या है, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, ठीक है। We all know that all crimes are punishable by the law, but what if the crime was not completed completely? अगर पूरी तरीके से क्राइम जो है वो completely नहीं पूरा हुआ तो क्या तब भी पनिशमेंट होगी या फिर पनिशमेंट नहीं होगी? कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर पनिशमेंट होती है तब भी। फॉर एग्जाम्पल आपका है अटेम्प्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका है अबेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपका है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये तीन जो है हमारे मेन, क्या है, ये तीन हमारे मेन ऑफेंसेस हैं जो कि कहलाते हैं इनकोइट ऑफेंसेस, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते हैं ये, अंडर डेवलप्ड अनफिनिश्ड ऑफेंसेस होते हैं ये, राइट। तो अबेटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए 108 में आपका दे रखा है आईपीसी में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बीएनएस की बात करते हैं बेटा, तो 45 से लेके 60 तक, सेक्शन नंबर 45 से लेके 60 तक बीएनएस में आपका ये बताता है अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट मतलब क्या होता है, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर आप कंस्पायर कर रहे हो, या किसी को एड कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो कोई क्राइम करने के लिए, तो वहां पर बोला जाएगा कि आपने अबेटमेंट किया है, ठीक है, आपने अबेटमेंट किया है। अगर मैं बी को फोर्स कर रही हूं कि मेरे को नहीं करना, लेकिन सुनो तुम ऐसा है, मैं बी को बोल रही हूं कि जाओ सी को मार के आओ, ठीक है, मुझे नहीं करना है, मेरे को नहीं करना वो ऑफेंस, मैं किसको बोल रही हूँ, बी को बोल रही हूँ कि सी को मार के आओ। यहां पे हम क्या हो गए बेटा, हम हो गए एबेटर, तो हमारी लायबिलिटी भी होगी, बी की लायबिलिटी भी होगी अगर वो ऑफेंस हुआ है तो। और अगर ऑफेंस नहीं हुआ, मान लीजिए बी ने मना कर दिया कि हमें नहीं करना है, ठीक है, मान लीजिए बी ने मना कर दिया हमें नहीं करना है, तो यहां पर क्या सिचुएशन होगी, यहां पर बी की लायबिलिटी तो नहीं होगी क्योंकि बी ने मना कर दिया ऑफेंस करने से, लेकिन हमारी लायबिलिटी पूरी तरीके से होगी। आई विल बी लायबल एज एन अबेटर, ठीक है। तो अबेटमेंट की लायबिलिटी हमारी रहेगी, अगर हमने मर्डर करने को बोला तो अबेटमेंट टू मर्डर की लायबिलिटी होगी, जो भी ऑफेंस के लिए हमने बोला उस चीज के अबेटमेंट की लायबिलिटी हमारी रहेगी, ठीक है। इसको डिटेल में बेटा हम पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में आप लोग सुन लीजिए। तो 45 से 60 है हमारा ये बीएनएस का अबेटमेंट के बारे में बात करता है।
उसके बाद है हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो अटेम्प्ट है हमारा सेक्शन नंबर 60, जस्ट अ सेकेंड, सेक्शन नंबर 62 है बेटा, सेक्शन नंबर 62 है बीएनएस का। ये बात करता है अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अटेम्प्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चा, अटेम्प्ट में क्या होता है ना, आपका 3 तरीके से यहाँ पे पनिशमेंट होती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, पहला तरीका ये है जहां पर प्रोविजन में ही जो ऑफेंस है, जो प्रोविजन है, प्रोविजन में ही आपका दे रखा है एक्ट और अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपका होता है जहां पर अटेम्प्ट की अलग से आपको पनिशमेंट दे रखी है, अलग से प्रोविजन, अलग से प्रावधान दे रखा है आपको अटेम्प्ट का। और तीसरा होता है आपका रेजिड्यूरी। अगर कहीं पर भी अटेम्प्ट के बारे में बात नहीं करी है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट की अगर हम बात करें, थेफ्ट के अटेम्प्ट की बात नहीं करी गई है, ना तो थेफ्ट के सेक्शन में बात करी है और ना ही किसी और सेक्शन में बात करिए, तो उसका अटेम्प्ट कहां पे पनिशेबल होगा, उसका अटेम्प्ट पनिशेबल होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन नंबर 62 या फिर सेक्शन 511 जो था हमारा आईपीसी का, वहां पर, ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा कॉन्स्पिरेसी। देखिए, कॉन्स्पिरेसी की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिल के क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मिल के बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑफेंस को करने की, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी में माना जाएगा। कोई भी एक्ट करने की, अगर वो कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए अगर वो कंस्पायर कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक्ट करने के लिए कंस्पायर कर रहे हैं जो कि है तो लॉफुल, लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो अनलॉफुल है, तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन नंबर 61 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। 120A 120B था पहले ये, अब ये हो गया है सेक्शन नंबर 61। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखिए, कॉन्स्पिरेसी का जो एस्पेक्ट है आपको एक अबेटमेंट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक आपका यहां पर भी कॉन्स्पिरेसी दे रखा है। तो अबेटमेंट वाला जो कॉन्स्पिरेसी है बेटा, वहां पर यू हैव टू टेक अ फर्दर स्टेप। आपने कॉन्स्पिरेसी करी कोई एक्ट करने के लिए, वो इनफ नहीं है, उसके अलावा उसके फर्दरेंस में आपको एक स्टेप भी लेना पड़ेगा, तभी वहां पे पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट में, राइट। यहां पे अगर हम बात करें कॉन्स्पिरेसी सेक्शन नंबर 61 में अगर हम बात करें, कोई फर्दर स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अगर ए और बी कंस्पायर कर रहे हैं कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, तो वहां पे दे विल बी लायबल, ठीक है। ए और बी अगर कंस्पायर कर रहे हैं एग्जाम में चीटिंग करने के लिए, तो यहां पे उनकी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, उनकी लायबिलिटी हो जाएगी। वो भले ही चीटिंग करें या ना करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दोनों मिलके चीटिंग करने की, क्यों, क्योंकि चीटिंग क्या है, आपका एक अनलॉफुल ऑफेंस है, ठीक है, एक आपका अनलॉफुल एक्ट है, एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे अगर वो चीट करने के लिए कंस्पायर कर रहे हैं तो लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा समझना है आपको, ये सारी चीजें समझनी है। और देखिए, कॉन्स्पिरेसी में भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक होता है इलीगल एक्ट करने का, इलीगल एक्ट में कोई भी आपको फर्दर स्टेप नहीं लेना होता है, और एक होता है एक्ट करने का। आपका एक्ट तो मासूम है, आपका एक्ट लॉफुल है, तो वहां पे आपका जो तरीका है वो अनलॉफुल होगा। अब ये वाली जो सिचुएशन है, जो दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई बेटा, यहां पे क्या होता है, आपको एक फर्दर स्टेप लेना होगा, आपको एक फर्दर स्टेप लेना होगा, तभी लायबिलिटी होगी, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है बेटा, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब आइए 1-2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद ही क्लास खत्म करते हैं। एंड डेफिनेटली ये क्लास रेगुलर होगी हमारी, अंजलि रेगुलर क्लास होगी, बट देखिए, हम मेजरली फोकस करेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस है वो भी हम आपको बताएंगे, बट हाँ, मेजरली आपके क्वेश्चंस ही रहेंगे, राइट। चलिए, व्हेन वाज बीएनएस इन्फोर्स्ड, बताइए। डेफिनेटली मोली, आप फिल कर सकते हो फॉर्म, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जल्दी से जाइए फॉर्म भर दीजिए, डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बेटा इसका आंसर बताइए, बीएनएस जो है आपका कब इन्फोर्स हुआ था, कब लागू हुआ है, ये कब लागू किया गया है। दीपक, अंजलि, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा आपका, जुलाई 1, 2024। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मेंस्ट्रुआ क्या इन्वॉल्व करता है, मेंस्ट्रुआ क्या इन्वॉल्व करता है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा।
ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। कृति, दीपक, मोली, सबका आंसर एकदम करेक्ट है, बोथ ए एंड सी, बेसिक इंटेंट एंड दी स्पेसिफिक इंटेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज न्यूली एडेड इन BNS? 111, 112, 113, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये कुछ न्यूली और एडेड ऑफेंसेस हैं। सबसे ज्यादा आपके सवाल देखिए बेटा यहीं से बनते हैं जो आपके नए एडेड ऑफेंसेस होते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं ना, वहां से ही सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? SD का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑल ऑफ दी अबव एकदम करेक्ट आंसर है आपका। एकदम करेक्ट आंसर है सेक्शन 111, सेक्शन 112, सेक्शन 113। ठीक है, सेक्शन 111 बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, सेक्शन 112 बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। ठीक है, आप साथ मिलके कोई छोटे मोटे जब ऑफेंसेस करते हो, ठीक है, छोटी मोटी आप चोरी कर रहे हो, वो आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाएगा। और 113 बात करता है टेररिस्ट अटैक के बारे में, टेररिस्ट एक्ट के बारे में, कौन कौन से एक्ट्स जो है वो टेररिस्ट एक्ट माने जाएंगे, ये बताता है आपका सेक्शन नंबर 113। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल इन द अटेम्प्ट स्टेज ऑल्सो? निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्रयास चरण में भी दंडनीय है, ये पूछा गया है आपसे। क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा? What will be the correct answer? फोर्थ का है ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ दी अबव, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। क्या पूछा है? पनिशेबल इन दी अटेम्प्ट स्टेज। तो देखिए 62 हमारा क्या है? अटेम्प्ट, रेजिड्यूरी अटेम्प्ट का जो सेक्शन है वो तो 62 है। ठीक है, 109 क्या है? 109 है हमारा सेक्शन 307 था ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये है हमारा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द actus non facitrium nisi mensitria maxim was established by whom? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। actus non facitrium nisi mensitria जो मैक्सिम है बेटा, ये किसके द्वारा या फिर कैसे ये एस्टैब्लिश हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए। एकदम करेक्ट आंसर है एसडी आपका, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के द्वारा ये आपकी जो मैक्सिम है ये स्टैब्लिश करी गई है। इसमें आपको बहुत सारे केसेस भी देखने को मिल जाएंगे। आर वर्सेस ऑल्डे का केस है, आर वर्सेस टॉल्सन का केस है, ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस का केस है, शिराज वर्सेस डी रज्जिन है, बहुत सारे केसेस है। मतलब लिस्ट जो है वो ऑनगोइंग है। ये सारे कुछ आपके लैंडमार्क केसेस है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टस मी इन्विटियो फैक्टस नॉन एस मेंस एक्टस, ये भी एक मैक्सिम है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम इंटेंट की बात करते हैं तो ये एक दूसरी मैक्सिम है बेटा, एक्टस मी इन्विटियो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, ये भी एक आपके लिए मैक्सिम है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिम क्या कहती है? ये मैक्सिम ये कहती है अगर कोई भी एक्ट हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, अगर कोई एक्ट हमसे अगेंस्ट माय विल करवाया जा रहा है तो वो मेरा एक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक्ट हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, A agrees with B that he will help B in copying in the examination. This is an act of what? Criminal conspiracy, abetment, common object, no offense at this stage. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
दिस इज नॉट डी, दिस इज नॉट डी, दिस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे एक्ट क्या है बेटा? एक्ट है कॉपीइंग इन द एग्जामिनेशन, ये आपका अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, ये आपका एक्ट है अनलॉफुल। अगर अनलॉफुल एक्ट करने के लिए आप अग्री करते हो, कंस्पायर करते हो, तो वो इप्सो फैक्टो गलत हो जाता है। वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो माना जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। अगर आप कोई गलत एक्ट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक्ट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉपी करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो एक्ट क्या है? रॉन्गफुल एक्ट है, गलत एक्ट है। तो गलत एक्ट करने के लिए अगर आप कंस्पायर करते हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट हो गई है, भले ही कोई फर्दर उसके आपने एक्शन ना लिया हो, तब भी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आई सपोज आज का, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। बीएनएस द टर्म इंजरी मीन्स एनी हार्म illegally caused to a person in body and mind, caused to a person in body, mind, reputation, property, body or property, body, mind and reputation. What will be the correct answer over here? क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा? इंजरी। यश का आंसर आ रहा है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, एकदम करेक्ट आंसर है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 14 ऑफ बीएनएस ये बात करता है इसके बारे में, राइट। सिमिलरली आपका जो सेक्शन नंबर 44 है आईपीसी का, ये बात करता था इसके बारे में। और इंजरी एक ऐसा एस्पेक्ट है, ये हमने जितनी बार इंटरव्यू दिया है 2 बार तो हमसे पूछा ही गया ये चीज़ कि इंजरी कितने प्रकार की होती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आप प्री में जाइए, आप प्रिलिमिनरी में जाइए, आप किसी मेंस में एग्जाम, कोई मेंस में आप दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम दे रहे हो, या आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो, बेटा ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। रेपुटेशन एंड माइंड भी इसमें एडेड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी एंड प्रॉपर्टी, रेपुटेशन एंड माइंड भी एडेड है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, 44 था पहले और अब हो गया है 2 सब क्लॉज 14, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस जो है वो चलेंगी, जहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उन क्वेश्चंस के जो भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं वो देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो सेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइम पे ये जो सेशन है वो होगा और किस किस टाइम पे हमारी क्लासेस चलेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जाना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए बैचेस जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 28 से आपका जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। अब ये बैच में इनरोल कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। कोल के लिए देखिए, कोल इंडिया का जो आपका ये आया है बेटा नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, राइट। तो बिल्कुल भी आपको डिले जो है वो डिले नहीं करना है, बिल्कुल भी लेट बैक एटीट्यूड में नहीं जाना है। आप इधर अड्डा 24/7 पे आए, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोल इंडिया। चलिए ये है बेटा, देखिए कोर्सेज 28 जनवरी से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा ऑफ कोर्स कॉस्टली लग रहा होगा, बट यहाँ पे मैं आपको कोड बताऊंगी। कोड इज Y918, Y918 इज द कोड, ठीक है। कोड आप यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कोई डाउट्स है, डाउट सेशन, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस, एंड जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच क्लास।